एक बार फिर से बच्चों आपके समक्ष उपस्थित हैं यूपी 21 क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों हम बात करते हैं करंट अफेयर की, और करंट हम आज लेके आए हैं मार्च का बच्चों। और मार्च का ये साप्ताहिक है और सप्ताह से संबंधित जो भी तुम्हारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके लिए हम लेके आए हैं बच्चों। हमने जो करंट में इंडेक्स वगैरह ये सब और तुम्हारे जो कह सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उन पे भी काम चल रहा है। और जो अब मार्च का हमने उठाया है क्योंकि 2023-24 के एक दो पॉइंट और रह गए हैं बच्चों, उनको मैं क्लियर करा दूंगा। और फिलहाल अपने अब शुरू होते हैं मार्च के फर्स्ट वीक से, और मार्च के फर्स्ट वीक की हम करंट लेकर आए हैं बच्चों। और जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं हम उन्हीं पे फोकस करते हैं बच्चों। और सबसे अब बच्चों आपसे ये अनुरोध है कि अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें। और आप कह सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स हमें ज़रूर लिखें और हमें अवगत कराएं, बताएं कि क्या हमारे कह सकते हैं क्लास में क्या कमियां हैं, उन कमियों को हम दूर कर सकें बच्चों। बस आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। आइए हम बात करते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन पर, और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों अपना, ये है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। 2022 की रिपोर्ट 2023 में आई थी बच्चों, और 2023 की रिपोर्ट जो आई है ये 2024 में आई है। हम बात करते हैं कि हमारे कह सकते हैं आबो हवा कितनी गंदी हो चुकी है बच्चों। तो वही तुम्हारा है रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमें दर्शाती है, या इस रिपोर्ट से बच्चों हमें पता चलता है कि हमारी आयो हवा में कितना कह सकते हैं प्रदूषण है बच्चों। देखते हैं एक बार हम रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं इस पे बच्चों। कि जारीकर्ता की अगर हम बात करें बच्चों कि इसमें जारीकर्ता या इसे किसने जारी किया है बच्चों इस रिपोर्ट को, तो बच्चों जारीकर्ता है तुम्हारे स्विस संगठन IQ एयर द्वारा इसका कह सकते हैं रिपोर्ट को जारी किया गया है। और ये हमें बताता है कि विश्व में सबसे ज्यादा कह सकते हैं प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं, या प्रदूषित कह सकते हैं देश कौन कौन से हैं। तो ये शहर पे भी बात करती है ये रिपोर्ट, और अपने कह सकते हैं तुम्हारे कंट्री पे भी बात करती है बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कितने देश शामिल हैं, तो हम देश की अगर बात करें कि कितने देश शामिल हैं बच्चों, तो इसमें 134 देशों को सम्मिलित किया गया है। और हम बात करते हैं बच्चों कि सबसे शीर्ष प्रदूषण जो तुम्हारा शीर्ष देश कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण है बच्चों, हम उनकी बात करते हैं तो सबसे टॉप पर है तुम्हारा बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो दक्षिण एशिया में ये स्थित है। और यहाँ का वायु अगर कह सकते हैं वायु गुणवत्ता क्या है, तो इसमें है तुम्हारा PM, या कह सकते हैं PM कितना है, तो 2.5 है। पार्टिकुलेट मेटल की अगर हम बात करें कि वायु में घन मीटर माइक्रो कह सकते हैं घन मीटर में ये निकल के आता है, तो यहाँ का PM कितना है बच्चों, तो है तुम्हारा 2.5 है। हम बात करते हैं तुम्हारे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी तुम्हारे एशिया में स्थित है बच्चों। तो इसमें भी तुम्हारा ये भी तुम्हारा कह सकते हैं अगर हम वर्ल्ड पे दूसरे नंबर पर आता है। अगर हम बात करते हैं तुम्हारे तीसरे नंबर कंट्री की, तो तीसरा नंबर है अपना इंडिया का। तो बच्चों तीनों के तीनों देश तुम्हारे एशिया महाद्वीप के हैं, और एशिया महाद्वीप में सबसे पहले तुम्हारा है तुम्हारा बांग्लादेश है, फिर तुम्हारा पाकिस्तान है बच्चों, फिर अपना तुम्हारा कह सकते हैं इंडिया है। हम बात करते हैं, ये तो तुम्हारे कंट्रीज हो गए कि कंट्री हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे भारत के विश्व के सबसे प्रदूषित महानगर कौन सा है, कौन सा सबसे टॉप पर है बच्चों, तो हम बात करते हैं महानगर की। तो महानगर की अगर हम बात करें तो बच्चों बेगूसराय, और बेगूसराय ये कहाँ स्थित है बच्चों, ये तुम्हारे बिहार में स्थित है। ये कहाँ है बच्चों, बिहार में स्थित है बेगूसराय। और बेगूसराय की अगर हम सांद्रता की बात करते हैं कि यानी कि वहाँ की वायु गुणवत्ता की अगर हम बात करें बेगूसराय की, तो कितना है सांद्रता कितनी है, तो 118.9 तुम्हारा माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। या कह सकते हैं तुम्हारा PM कितना है यहाँ पर, तो बच्चों PM है तुम्हारा 2.5 है, 2.5 है। तो यहाँ का अगर हम बात सांद्रता की बात करें, या कह सकते हैं माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है बच्चों। हम बात करते हैं कि ये तुम्हारा विश्व का सबसे प्रदूषित महानगर है बेगूसराय, जो तुम्हारा कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है बच्चों। हम बात करते हैं दुनिया में से सबसे खराब वायु प्रदूषण वाले कितने शहर स्थापित, मतलब कह सकते हैं स्विस संगठन IQ एयर द्वारा कितने सिटी को शामिल किया गया है, या कितने महानगर है उन्हें शामिल किया गया है बच्चों, तो इसमें 100 शहरों को शामिल किया गया है। और भारत के 100 शहरों में से
जो 100 सिटीज हैं, भारत के कितने शहर शामिल हैं इसमें, तो बच्चों इसमें 83 शहर तुम्हारे या महानगर या सिटी तुम्हारे कितने हैं, 83 शहर तुम्हारे स्थित है किसमें, 100 में। अगर कहने की बात है कि दुनिया भर में सबसे खराब वायु प्रदूषण में 100 शहरों को इसमें इंक्लूड किया गया है या इसमें शामिल किया गया है बच्चों, तो उसमें अपने देश के कितने 83 शहर इसमें शामिल है। तो हमें पता चलता है कि हम किस स्थान पर हैं, या कह सकते हैं हमसे भी आगे हैं, जैसे कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। तो वहाँ की आयो हवा कितनी कह सकते हैं या कितनी गंदी है। और अपना जो बेगूसराय है वो तुम्हारे महानगरों में विश्व में सबसे टॉप पर है बच्चों। आगे हम बात करते हैं इसके एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यूज देखते हैं बच्चों क्या किस प्रकार से एमसीक्यूज बनाया है हमारी टीम ने बच्चों। तो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित नगर दिल्ली था। ये कब की बात की गई है बच्चों, 2022 की बात की गई है, और ये रिपोर्ट 2023 में आई थी 2022 की। तो 2022 में अगर हम बात करते हैं तो सबसे प्रदूषित नगर कौन सा था अपना, तो उस समय दिल्ली हुआ था, दिल्ली हुआ करता था, क्योंकि दिल्ली 2022 का सबसे प्रदूषित शहर था। और 2023 के अनुसार जब 2023 की रिपोर्ट आई है बच्चों, तो विश्व का सबसे प्रदूषित महानगर कौन सा बना है। इसमें बच्चों 2 क्वेश्चन हैं, क्योंकि अगर आप जाओगे बड़े एग्जाम में तो 2022 का ही पूछेगा। अगर 2022 का पूछेगा, अगर वनडे में आओगे तो 2023 का ही पूछेगा बच्चों। तो हम 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में कौन सा महानगर सबसे प्रदूषित है बच्चों आपका, तो देखो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है गुड़गांव, ऑप्शन सी है बेगूसराय, और ऑप्शन डी है बच्चों मुरादाबाद। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा तुम्हारा बेगूसराय होगा, जो तुम्हारा कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है बच्चों। अगर हम बात करते हैं बेगूसराय की, तो बेगूसराय का में जो तुम्हारा पीएम है वो कितना है बच्चों, वो तुम्हारा है कह सकते हैं 2.5 पार्टिकुलेट मेटल कितना है वायु में, तो तुम्हारा 2.5 है। अगर हम बात करते हैं 2022 की, तो कौन सा था तुम्हारा, दिल्ली था। अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो कौन सा है अपना, बेगूसराय था। तो बच्चों देखो कितने अपने 100 में से अपने 83 जो शहर है वो इसमें आते हैं। हम अगर विश्व की बात करें, विश्व के अगर देखे जाए वैश्विक स्तर पर देखा जाए हमें, तो हम तीसरे नंबर पर आते हैं बच्चों वायु गुणवत्ता में। अगर हम बात करते हैं कि पहले पे कौन है, तो बांग्लादेश है, दूसरे पे कौन है, पाकिस्तान है, हम तीसरे नंबर पर आते हैं बच्चों। तो ये तुम्हारे दक्षिण एशिया के देश हैं, और दक्षिण एशिया के देशों में सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन सा होगा, वो तुम्हारा बांग्लादेश होगा। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। जो अपना अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो टाइम ऑफ 24 अभ्यास। अगर हम इस अभ्यास की बात करें कि ये किन किन देशों के बीच में हुआ है और किस देश की सेना को, उस देश की कौन सी सेना के मध्य हुआ है, तो आइए देख लेते हैं बच्चों क्या है। अगर हम बात करें देश की कि कौन कौन से देश हैं, तो इसमें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और यूएसए के बीच में ये तुम्हारा आयोजन हुआ है बच्चों टाइगर टाइम ऑफ का 2024, मतलब 24 अभ्यास। आयोजन कहाँ हुआ है इसका, तो हम बात करते हैं बच्चों 18 मार्च 2024 को भारत के पूर्वी समुद्र तट पर हुआ है। और भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है, ये वाला क्षेत्र जो है बच्चों, ये भारत का पूर्वी समुद्र कह सकते हैं तट है। तो इस तट पर तुम्हारा यह कह सकते हैं टाइगर टाइम ऑफ 24 का आयोजन किया गया है बच्चों, यहाँ पर भारत के पूर्वी क्षेत्र पर या समुद्री पूर्वी क्षेत्र पर इसका कह सकते हैं तट पर आयोजन किया गया है बच्चों। अगर हम बात करते हैं उद्देश्य की, क्या इसका उद्देश्य है या क्या इसका उद्देश्य रहा है, तो मानवीय सहायता और आपदा रहित, मानवीय सहायता और आपदा रहित कहने का, अगर इसका हम कह सकते हैं कि अगर कहीं प्राकृतिक आपदा आए या प्राकृतिक आपदा में तुम्हारा कह सकते हैं तूफान आ जाना आता है या भूकंप वगैरह, ये सब जो आते हैं वो प्राकृतिक आपदा में, या फिर कह सकते हैं मानवीय सहायता या मानवीय सहायता यानी प्राकृतिक आपदा में मानवीय सहायता प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों तुम्हारे टाइगर टाइम ऑफ 24 का बच्चों। हम बात करते हैं कि ये किस सेना कौन सी है या किस सेना ने इसमें, दोनों देशों की कौन सी सेना ने बच्चों इसमें हिस्सा लिया है, तो भारत की नौसेना और तुम्हारे रूस कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के बीच में ये कह सकते हैं अभ्यास का आयोजन किया गया बच्चों। अगर हम बात करते हैं ये 2024
ये 2024 का है बच्चों। अगर हम बात करते हैं 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों। कब इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों? तो 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। टाइगर टाइम ऑफ 24 की शुरुआत की गई थी। तो मात्र ये 24 2024 का है बच्चों। ये जो होगा तुम्हारा टाइगर टाइम ऑफ, ये होगा तुम्हारा 219 का होगा। तो ये इस समय का होगा बच्चों। आइए हम देखते हैं अगले इसका एमसीक्यूज क्या बना है। तो बात करते हैं 18 मार्च 2024 को भारत और यूएसए के बीच टाइम ऑफ 24 का आयोजन निम्न में से इसका क्या उद्देश्य था बच्चों? तो इसका क्या उद्देश्य रहा है अभी आपको मैंने समझाया था। तो क्या उद्देश्य है इसका? तो नंबर ए, ऑप्शन ए है हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक करना। ऑप्शन बी है बच्चों खुफिया निगरानी के लिए संयुक्त गतिविधियां अपनाना। ऑप्शन तुम्हारा सी है द्विपक्षीय तिर सेवा मानव सहायता और आपदा से संबंधित है। और नंबर ऑप्शन डी है बच्चों नवीनतम हथियारों और उपकरणों का उपयोग करना है। तो बच्चों इसमें कौन सा तुम्हारा ऑप्शन है? तो बच्चों ऑप्शन इसमें तुम्हारा सी है। ऑप्शन कौन सा है? सी है द्विपक्षीय तिर सेवा मानव सहायता और आपदा राहत के लिए ये कह सकते हैं इसका आयोजन किया गया है। ये कह सकते हैं अभ्यास का। और इसका कह सकते हैं कि तिर सेवा है। तिर सेवा मतलब मानव सहायता, आपदा रहित, ये सब उनकी सेवा करना है, मतलब कह सकते हैं आपदा के समय। और फिर ये द्विपक्षीय है। द्विपक्षीय मतलब भारत और किसके बीच में है बच्चों? भारत और तुम्हारे यूएसए के बीच में है। तो इसलिए इसे कितने पक्षीय बोलेंगे? द्विपक्षीय बोलेंगे। अगर इसमें 3 देश होते तो त्रिपक्षीय होते, अगर इसमें 4 देश होते तो बहुपक्षीय हो जाता बच्चों। तो ऐसे ही अगर कहीं ये कह सकते हैं, ये तो कह सकते हैं कि मानव राहत के लिए था। अगर कहीं युद्ध अभ्यास आते हैं सेना के बीच में तो वहां भी ये चीजें चलती हैं, यानी कि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय या त्रिपक्षीय। इस समय इनकी लैंग्वेज जो है इसमें प्रयोग की जाती है बच्चों की देशों को 3 देश हैं या 4 देश हैं, इस प्रकार से ये हो जाता है। हम बात करते हैं बच्चों चक्रवाती तूफान मैगन की। तो मैगन कहां पे आया था? और ये ज्यादा कह सकते हैं कुछ इंपोर्टेंट है क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय तुम्हारा तूफान है। और ये कहां आया था बच्चों? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में आया था। कहां आया था? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में आया था। देख लेते हैं बच्चों एक बार, क्योंकि खाली आपको यही याद रखना है कि तूफान मैगन कहां आया था। हम बात करते हैं प्रभावित देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में इसका प्रभाव ज्यादा रहा था। अगर हम बात करते हैं इसका प्रकृति कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय है, यानी कि उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय है। और अगर हम बात करते हैं इसकी गति की, तो बच्चों गति कितनी है? 130 किमी प्रति घंटा की स्पीड से इसकी गति थी। तो प्रभावित देश कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया में भी अगर पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ था बच्चों, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित हुई थी। अब हम बात करते हैं अगले इससे संबंधित एमसीक्यूज की बच्चों। तो एमसीक्यूज कौन सा है कि उसमें कह सकते हैं कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय होगा ये बच्चों। ये तुम्हारा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान मैगन से कौन सा देश प्रभावित हुआ है, मतलब हुआ है प्रभावित, कौन सा देश प्रभावित रहा या कह सकते हैं रहा था बच्चों। तो कौन सा देश प्रभावित रहा था? तो हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन ए है बच्चों अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है बच्चों तुम्हारा तंजानिया। तो कौन सा इसमें देश रहा या कह सकते हैं महाद्वीप भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हम बोलते हैं बच्चों। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया था और ऑस्ट्रेलिया उष्णकटिबंधीय कह सकते हैं चक्रवातीय तूफान तुम्हारा कौन सा है? तुम्हारा मैगन से प्रभावित रहा था बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो अपना अगला क्वेश्चन है बच्चों। तो मिशन 414 का जो कह सकते हैं शुरुआत की है, ये चुनाव आयोग द्वारा की गई है बच्चों। और इसकी शुरुआत कहाँ की गई? हिमाचल प्रदेश में की गई है। और अधिक से अधिक हिमाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि मतदान में वृद्धि करना है बच्चों। तो देखते हैं आके एक बार देख लेते हैं बच्चों, जारीकर्ता क्या कौन सा है तुम्हारा? चुनाव आयोग ने इसे शुरू किया है बच्चों। अगर हम बात करते हैं कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश में इसे शुरू किया गया है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में 414 मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदान के लिए किया गया है। और ये वहां के विशेष
अभियान चलाया गया है, क्योंकि वहां पर कितने मतदान केंद्र हैं बच्चों, तो 414 मतदान केंद्रों पर केंद्र है और वहां पर इसकी शुरुआत की गई है। अगर हम बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने भारत के जो कह सकते हैं चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में, वो कौन है, राजीव कुमार हैं बच्चों। और राजीव कुमार ने क्या, नो योर कैंडिडेट्स नया मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नो योर कैंडिडेट्स नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया किसने, राजीव कुमार हैं, जो अपने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों, एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है नो योर कैंडिडेट्स, कहने का मतलब है कि नो योर कैंडिडेट्स, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इन्होंने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है राजीव कुमार ने बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा, हाँ, अगर अब जो चुनाव होने जा रहे हैं या शुरुआत हो गए हैं, 7 चरणों में शुरुआत है, और जो कह सकते हैं 18वीं लोकसभा है बच्चों, ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से लोकसभा, तो लोकसभा कौन सी वाली है बच्चों, तो कौन सी लोकसभा के होंगे, तो 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे, 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं। और तुम्हारी 17वीं लोकसभा के चुनाव पिछले कह सकते हैं 2019 में हुए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो इस समय वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं वो कौन सी लोकसभा के हो रहे हैं, वो 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे। अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो लोकसभा के सदस्यों को सांसद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। अगर हम सांसद की बात करते हैं, किसकी, सांसद की बात करते हैं, तो सांसद बनने के लिए या चुनाव में आप कितना खर्च कर सकते हैं, या कह सकते हैं सांसद कैंडिडेट अपने चुनाव में कितना खर्च करेगा बच्चों, तो 95 लाख रुपया उसकी वो रखी गई है सीमा। कितना खर्च की सीमा कितना है, 95 लाख रुपया आप खर्च कर सकते हैं किसमें, अपने सांसद चुनाव लड़ने में आप 95 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। अगर हम वही बात करते हैं विधानसभा में, तो विधानसभा में आप जब चुनाव लड़ेंगे तो विधानसभा की कितनी है, तो ये से कहते हैं एमएलए। तो विधानसभा में जो आप एमएलए, अगर आप एमएलए का चुनाव लड़ेंगे तो बच्चों कितना रुपया आप खर्च कर सकते हैं, तो उसमें 40 लाख रुपया आप खर्च कर सकते हैं। तो खर्च कितना है उसका, 40 लाख रुपया आप खर्च कर सकते हैं विधानसभा में, कह सकते हैं एमएलए, या कह सकते हैं तुम्हारे उपचुनाव में। अगर हम लोकसभा के सांसद क्या अगर इलेक्शन आप लड़ते हैं तो कितना खर्च कर सकते हैं, आप 95 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। तो बच्चों ये जानकारी है। अगर हम बात करते हैं चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी बच्चों, तो चुनाव आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना कब की गई थी चुनाव आयोग की स्थापना, तो स्थापना की गई थी बच्चों 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। तो चुनाव आयोग की स्थापना अगर पूछ लेता है तो 25 जनवरी 1950 को यह एक संवैधानिक संस्था है। क्या है, संवैधानिक संस्था है। और बच्चों इसमें तुम्हारे एक मुख्य आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं बच्चों, उनकी दोनों की नियुक्ति भी हाल फिलहाल हुई है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। अगर 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं बच्चों, इसी से संबंधित क्वेश्चन है आगे, क्योंकि ये मिशन याद रखना, मिशन 414 किस राज्य में चलाया गया है, किसके द्वारा चलाया गया है, ये विशेष बातें हैं बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग द्वारा जारी मिशन 414 विशेषकर किस राज्य में शुरू किया गया है बच्चों, तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी है बच्चों तुम्हारा पंजाब में। तो इसका आंसर है बच्चों हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, तुम्हारे सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो तुम्हारे कांग्रेस की वहां इस समय सरकार चल रही है बच्चों। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है बच्चों तुम्हारा पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट्स कहां आयोजन किया गया है। ये कार का इवेंट्स है और ये बात कर सकते हैं कि हम राष्ट्रीय क्षेत्रीय इवेंट्स हुआ है, इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं है, ये अपने कह सकते हैं क्षेत्रीय इवेंट्स में आता है। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि भाग लेने की उम्र कितनी 15 वर्ष है, तो देखते हैं बच्चों आगे इस पे। तो आयोजन इसका कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर कह सकते हैं श्रीनगर में इसका हुआ था। और श्रीनगर में कहाँ हुआ था, तुम्हारा डल झील पे, कह सकते हैं डल झील के किनारे पर, डल झील के किनारे पर इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करते हैं जफखान पर्वत श्रृंखला पर स्थित बुलेवर्ड रोड पर इसका हुआ, और ये कहां, डल झील के किनारे पर स्थित है बच्चों, वहीं इसका आयोजन किया गया था। अब हम बात करते हैं ललित घाट से।
अगर हम वो कह सकते हैं ट्रैक कौन सा है, क्योंकि ट्रैक का नाम भी पूछ सकता है कि किस ट्रैक पर इसका आयोजन किया गया था बच्चों, तो ललित घाट से लेके नेहरू पार्क, ललित घाट से लेके नेहरू पार्क वो तुम्हारा ट्रैक था। और इस ट्रैक की लंबाई कितनी थी, 1.7 किलोमीटर ट्रैक है। तो 1.7 केमी केमी इसका ट्रैक था, उसी ट्रैक पर इसका आयोजन किया गया था। आयोजनकर्ता कौन थे, तो आयोजनकर्ता की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कब, कहां और किसके द्वारा किया गया, कहां मतलब श्रीनगर में, और किसके द्वारा किया गया, फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब ऑफ इंडिया। और किस ट्रैक पे किया गया, ललित घाट से लेकर नेहरू पार्क, और जिसकी लंबाई कितनी थी बच्चों, 1.7 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं बच्चों, इसमें अधिकतम गति कितनी रखी गई थी, तो कितनी गति से अधिकतम भगा सकते थे आप फोर व्हीलर को, तो इसमें जो गति है 210 किमी प्रति घंटा की स्पीड से था। कितना था बच्चों, 210 किमी प्रति घंटा की स्पीड इसमें रखी गई थी। और भाग लेने की अगर हम बात करते हैं तो कितने वर्ष का बच्चा इसमें भाग ले सकता था, तो 15 वर्ष का बच्चा इसमें भाग ले सकता था। तो इसका एमसीक्यूज देखते हैं बच्चों। एमसीक्यूज में क्या है, फेडरेशन का मोटर क्लब ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार फार्मूला 4 रेस इवेंट का आयोजन श्रीनगर में किया गया। इसमें भाग लेने की न्यूनतम आयु कितनी थी बच्चों, तो कितनी इसमें न्यूनतम आयु थी, आइए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए है 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 15 वर्ष, ऑप्शन सी है 17 वर्ष, ऑप्शन डी है बच्चों 18 वर्ष। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो ऑप्शन सी है, और ऑप्शन तुम्हारा बी है, और 15 वर्ष का बच्चा इसमें भाग ले सकता था बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो अपना अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, और ये आने वाला है, और भारत के सभी राज्यों में इसे मनाया गया है बच्चों। और ये कब से कब तक मनाया गया, संसद में भी मनाया गया, और क्यों मनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है इस उत्सव का मनाने का, आइए बच्चों देखते हैं एक बार फिर से। आयोजन कहां किया गया, संसद में हुआ, और 9 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक ये सुचारू रूप से चला था बच्चों। लगभग एक महीना के लगभग 27 दिन तक ये आयोजन चला। हम बात करते हैं कि आयोजनकर्ता कौन था, तो आयोजन किस विभाग ने ये कराया, तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था बच्चों। हाँ, अगर इसके हम बात करें संस्करण की या एडिशन कौन सा था, तो बच्चों इसका एडिशन कौन सा था, तो एडिशन की अगर हम बात करें तो इसका 5वां एडिशन था। अगर हम शुरुआत करते हैं कब हुई थी, तो शुरुआत इसकी कब हुई थी बच्चों, शुरुआत इसकी 2019 में की गई थी। कब की गई थी बच्चों, 2019 में इसकी शुरुआत थी, तभी तो इसका एडिशन 5वां होगा। अब हम बात करते हैं इसकी थीम की। अगर कोई भी तुम्हारा उत्सव हो, उसकी थीम जरूर आप याद रखना क्यों, और इसका आयोजन स्थल याद रखना, उसकी थीम याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर की जो नजर रहती है वो उसकी थीम पर रहती है बच्चों। हम बात करते हैं इसकी 2024 की थीम क्या है, तो थीम की अगर हम बात करें, युवा आवाज राष्ट्र में बदलाव, युवा आवाज राष्ट्र में बदलाव में शामिल हो और सशस्त्र बने। क्या बने, सशस्त्र बने, सशस्त्र बने, क्योंकि हमें सशस्त्र मतलब खुद अपने आप को एस्टेब्लिश करना होगा। तो क्या है, युवा आवाज राष्ट्र में बदलाव शामिल हो, और फिर क्या अपने आप को एस्टेब्लिश या सशस्त्र बनाना है बच्चों, ये इसकी इंपॉर्टेंट थीम है। और कैसे भी कुछ एक दो इसमें शब्द घुमा फिरा के एग्जामिनर रख सकता है बच्चों। हम बात करते हैं कि पहला इवेंट कहाँ मनाया गया था, तो कब मनाया गया था, तो पहला राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव जो आयोजन किया गया था वो 2019 में किया गया था। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं बच्चों। इस पे बनने वाला इवेंट्स कह सकते हैं एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्या एमसीक्यूज बनेगा, तो राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव का आयोजन 9 फरवरी, कब, 9 फरवरी को किया गया। इसकी थीम युवा, इसकी थीम युवा आवाज, इसकी थीम है युवा आवाज राष्ट्र में बदलाव में शामिल हों और सशस्त्र बने। पहली बार ये उत्सव कब मनाया गया था बच्चों, कब इसका उत्सव मनाया गया, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में बच्चों। तो इसका जो आयोजन किया गया था वो 2019 में इसका आयोजन किया गया था। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों। तो जो अगला क्वेश्चन है अपना, बिमस्टेक संकाय विनियम कार्यक्रम। अगर हम इसमें बात करते हैं बच्चों की जितनी भी सिविल सर्विसेज से संबंधित कह सकते हैं कि कुछ कमियां हैं उसे निकालने के लिए इस कह सकते हैं सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ये दक्षिणी एशियाई कह सकते हैं तुम्हारा शिखर सम्मेलन है। और इसमें जो तुम्हारे देश हैं वो तुम्हारे मतलब कह सकते हैं वो तुम्हारे इसमें 9 देश इसमें शामिल हैं बच्चों। अब हम देख लेते हैं बच्चों क्या है,
मतलब इसमें 7 देश शामिल है इसमें, और फाउंडर वगैरह ये अभी बताते हैं आपको। तो देखते हैं बच्चों बिम्स्टेक संकाय विनियम कार्यक्रम में क्या है। तो इसका अगर आयोजन की बात करें कि आयोजन कहाँ किया गया बच्चों, तो इसका आयोजन ढाका में किया गया। और ढाका कहाँ की कैपिटल है, ये बांग्लादेश की कैपिटल है। और इसे कह सकते हैं बांग्लादेश की स्थापना कब हुई, तो बच्चों बांग्लादेश की स्थापना तुम्हारी 1971 में हुई थी, 1971 में हुई थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी का हस्तक्षेप इसमें हुआ था, और ऑपरेशन कह सकते हैं मुक्ति इसमें चलाया गया था बच्चों। हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। क्षेत्र के विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच आपसी सहयोग है। मतलब विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच जो इसमें आप कह सकते हैं सहयोग होगा, आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव करने के लिए लाया गया है। ये इसका उद्देश्य है, ये इंपोर्टेंट है बच्चों। मतलब उद्देश्य क्या है इसका, क्षेत्र के विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव करने के लिए इसका आयोजन किया गया है बच्चों, विनियम कार्यक्रम का। हम बात करते हैं बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो इसकी बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी बच्चों। कब की गई थी, 1997 में की गई थी। सचिवालय की बात करें तो इसमें ढाका में इसका सचिवालय है। अब हम इसके सदस्य देश की बात करते हैं, कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, और तुम्हारे थाईलैंड है बच्चों। तो कितने देश हैं इसमें, तो 7 देश हैं, यानी कि 7 देश इसके क्या है, सदस्य हैं बच्चों। हम बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है। इसी को क्या कह सकते हैं, अपने बिम्स्टेक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी बच्चों। अब देखते हैं इस पे एमसीक्यूज, क्या अपना एमसीक्यूज बनेगा बच्चों। तो देखते हैं बिम्स्टेक संकाय तुम्हारा विनियम कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है बच्चों। तो देखते हैं इसका ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है बच्चों रंगून में, ऑप्शन सी है ढाका में, और ऑप्शन डी है तुम्हारा काठमांडू में। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा ढाका होगा, और ढाका में इसका आयोजन हुआ। पर हम इससे अगर पहले ये 2000 कह सकते हैं 24 का, अगर हम 2023 की बात करते हैं तो इसका कहाँ हुआ था आयोजन, अपना नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था बच्चों। अपनी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का वो पहला कौन सा देश है। इसकी बड़ी समस्या है गर्भपात की, क्योंकि गर्भपात हर देश में अपना एक अलग अलग नियम बना रखे हैं। हर देश के अपने, हर कंट्री के अपने अलग नियम है बच्चों। हाँ, ये हम देख लेते हैं, इसी पे बात कर लेते हैं। तो विश्व का पहला देश कौन सा है, तुम्हारा फ्रांस है। विश्व का पहला देश अपना फ्रांस है। और अगर इसने कब किया है, तो 4 मार्च 2024 को फ्रांस की संसद में विशेष सत्र के माध्यम से इसे लागू किया गया है। और जब लागू किया गया, या कह सकते हैं संशोधन किया गया, तो इसने ये अधिकार प्रदान कर दिया बच्चों। अगर हम बात करते हैं महिला गर्भपात के लिए महिलाओं की गारंटी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। महिला अपनी इच्छा से अपना गर्भपात करा सकती है, वो किसी प्रकार का कोई कह सकते हैं अपराध नहीं होगा बच्चों। तो ये तुम्हारे फ्रांस ने उन्हें क्या दे दिया है, स्वतंत्रता सुनिश्चित कर दी है उनकी। अगर हम बात करते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 8 मार्च, कब 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कह सकते हैं इसे पूर्ण रूप से जारी कर दिया जाएगा, या इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा बच्चों। अब बात करते हैं कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और उन्हीं को ये कह सकते हैं स्वतंत्रता प्रदान कर दी है महिलाओं को बच्चों। अब इस पे एमसीक्यूज देखते हैं बच्चों। तो अपना एमसीक्यू से अपना, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार या गारंटी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया है। हाँ, अगर किसी दिन टाइम रहेगा तो इस पे थोड़ा डिटेल से हम बात करते हैं, क्योंकि वहाँ का संविधान संशोधन होगा और फिर कौन से नंबर का होगा ये भी हम बता देंगे, पर समय रहते बता देंगे। पर आपके लिए इतना ही कह सकते हैं काफ़ी है, क्योंकि वनडे एग्जाम के लिए इतना ही काफ़ी है। यहीं से सवाल आने वाले हैं बच्चों। आप निश्चिंत होकर, टेंशन फ्री होकर आप पढ़िएगा, और किसी प्रकार का कोई तनाव न लीजिएगा। जो भी आप पढ़ें, वीडियो को बार बार आप देखें, कोई टेंशन ना लीजिएगा। ये गारंटी मेरी है, करंट आएगा तो यहाँ से आएगा, 110% ये मेरी जिम्मेदारी है बच्चों।
अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है इटली, ऑप्शन नंबर डी है रूस। तो बच्चों इसमें कौन सा अपना कंट्री है जिसने ये स्वतंत्रता सुनिश्चित किया महिलाओं के लिए? तो गर्भपात कह सकते हैं, गर्भपात को संवैधानिक करार दिया है तो फ्रांस ने गर्भपात करार कह सकते हैं गर्भपात को संवैधानिक करार दिया है बच्चों। अब हम ये क्लास यहीं पे कह सकते हैं समाप्त करते हैं बच्चों, और आपको अगले नेक्स्ट डे हम लेके आएंगे और जो कह सकते हैं जो मोस्ट क्वेश्चन है हम उन्हीं पे फोकस करते हैं बच्चों। अधिक से अधिक आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स और कमेंट्स जरूर कीजिएगा बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू।